नमस्कार दोस्तों। आज है 11 सितंबर 2023। 11 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस करंट अफेयर की वीडियो को। आज के जो करंट अफेयर का पहला सवाल है वो है, हाल ही में भारत सरकार ने बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी एडोब, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एडोब के साथ समझौता किया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत सरकार ने बच्चों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए एडोब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौतों के तहत एडोब स्कूलों को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम तक मुफ्त एक्सेस प्रदान करेगा। इस एडोब एक्सप्रेस आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करके 2027 तक लगभग 20 मिलियन छात्रों और 5 लाख शिक्षकों को रचनात्मक और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण और प्रमाण मिलेगा। एडोब का जो मुख्यालय है वो है सैन जोस, कैलिफोर्निया में, और एडोब के जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं शांतनु नारायण। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसबीआई बैंक। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यह इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है। इसके अलावा कार्ड का उपयोग खुदरा और ई कॉमर्स भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर आया है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नासिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। कर्नाटक के जो सीएम हैं वो सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक, और अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर देश में डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान पर रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में उद्घाटन किया गया है। यह 500 केवी भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बृहत महानगर पालिका बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। इस भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज द्वारा 5 सितंबर को किया गया है। इसमें 500 केवी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, 8वें सॉल्यूट RUM
5वें अल्टी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, 2 केवी यूपीएस, 1 एचपी सब मिसर्बल वाटर पंप, लाइटिंग और एयर वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान और आर्द्रता निगरानी प्रणाली स्थापित करना है। और इसकी जो लागत है वो 1 करोड़ रुपये है और 10 फीट नीचे ज़मीन से में इसको स्थापित किया गया है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रेब्रिट के साथ एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर बात करें, ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना के जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम डीसीएस विकसित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सेवा प्रदाता के रूप में शीतलन नेशनल कूलिंग कंपनी पीजीएसी ट्रेबिट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको इतना सब कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के कारण 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवेगांव नेशनल पार्क है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। परियोजना के लागू होने के बाद नागरिक साइबर अपराध के खिलाफ मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस परियोजना में एक कमांड और नियंत्रण केंद्र, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांच उत्कृष्टता केंद्र, क्लाउड आधारित डेटा केंद्र और सुरक्षा संचालन केंद्र शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी तंजानिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी यानी कि अफ्रीकी संघ। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस वैश्विक मंच की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत में बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में इस वैश्विक मंच की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। G20 विश्व मंच की स्थापना के बाद से इस प्रभावशाली मंच का यह पहला विस्तार है।
इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर कोरिया। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को उस बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई महाद्वीप, प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त करता है। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें राजधानी की तो प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। और अगर यहाँ की बात करें मुद्रा की तो कोरियाई पीपुल्स वोन यहाँ की मुद्रा है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक दिया गया है। सलेम तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक साबूदाना उत्पादक जिला है। इसके साथ ही उड़ीसा राज्य के काले चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग होता क्या है? यह होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित विशेष उत्पादों को दिया गया टैग कि उस क्षेत्र में जो भी, जैसे अब यहाँ पर साबूदाना है तो उस क्षेत्र के साबूदाने को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, एक उसकी अपनी अलग पहचान होगी। इसलिए ये जीआई टैग या जिसे हम कह सकते हैं भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, भारत ने 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 30% तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 20% तक। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू करने की घोषणा की और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील के साथ G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका और ब्राज़ील इस नए अलायंस के फाउंडिंग सदस्य हैं। इसके साथ अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है बायोफ्यूल अलायंस। अब ये होता क्या है? तो अब ये जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा 20% तक, ये होगा, इससे जो होगा प्रदूषण में कमी आएगी। जो हमारे गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उसमें कमी आएगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो है कह सकते हैं हम प्रदूषण में कमी होगी, इसीलिए इसको मिलाने का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कांस्य पदक हमारी भारतीय टीम ने जीता है। भारत ने कोरिया के प्योंगयांग में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में
कांस्य पदक हासिल किया है। शरद कमल, हरमीत देसाई और साथी गणेश शेखरन की टीम को अंतिम 4 के मुकाबले में चीनी ताइपे से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में पराजित होने वाली टीमों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाबर आजम। ये है बाबर आजम, यही अभी सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। एशिया कप 2023 में बाबर आजम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने अपनी 36 पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि बाबर ने 31वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की है। आज का अंतिम सवाल है, G20 इंडिया मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विदेश मंत्रालय द्वारा G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत सरकार ने मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए बातचीत की सुविधा और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल टूल है। इस ऐप को विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के लिए शिखर सम्मेलन के अनुभव को बेहतर बनाना है। यह हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है, जो विविध अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। तो आज के ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प मिलती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।